बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 11 जो कि हाईवे मशीनरी है उसके बारे में होगा। अभी आज का हमारा जो ज़राए आमद-ओ-रफ़्त में हमने रोड पढ़ा था उसका लास्ट टॉपिक है कि रोड बनाते हुए जो भी इक्विपमेंट्स हमारे इस्तेमाल होते हैं उनकी डिस्कशन आज हमने करनी है। तो आज के जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम लोग एक्सकेवेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रैग लाइन, डोजर्स, उसके बाद रोड लेवलिंग मशीनरी यानी जो ग्रेडर होता है जो कि रोड को लेवल करता है उसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर्स और जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं जिनमें हमारे डंप ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। इन चीज़ों को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। उसके बाद जो रोड लेइंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बिटुमेन स्प्रेयर है, एस्फॉल्ट पेवर है, और इसका जो प्रोसेस है कि कंक्रीट को किस तरह मिक्स किया जाता है या जो एग्रीगेट का मिक्सचर है वो कैसे मिक्स करके फील्ड के अंदर लाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओवरऑल पर्पस मशीनरी को इस्तेमाल करने का है कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब कुछ काम है मैनुअल भी हो सकते हैं, कुछ काम है जो कि हमें लाजमी तौर पर ही इक्विपमेंट और मशीनरी की मदद से किए जाने चाहिए। अब जैसा कि मैं एक्सकेवेशन की एग्जांपल ले लूँ तो अक्सर लेबर आपने देखी होगी मैनुअल भी है और जो एक्सकेवेटर्स हैं उनके ज़रिए भी एक्सकेवेशन का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। अब ओवरऑल मशीनरी का इस्तेमाल करने का मकसद हमारा रेट ऑफ आउटपुट बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो कम वक्त के अंदर ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना, टू टेक बेनिफिट फ्रॉम करंट कंडीशंस यूजिंग द सेम सप्लाईज। उसके बाद रिड्यूस ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट आ रही है, ओवरऑल लागत आ रही है उसको भी हमने कम करना होता है। कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है उसमें कमी लेकर आना, यानी मशीनरी के इस्तेमाल से हमारे वक्त में बचत होगी और इसके अलावा हमारी एक प्लानिंग भी बेहतरीन अंदाज में होगी और काम जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करेगा। अब ये मशीनरी हमने किस बेस पे सेलेक्ट करनी होती है कि हम मशीन को या तो हायर करेंगे या पूरी की पूरी मशीन ही परचेज कर लेंगे या रेंट पर ले लेंगे। तो ये चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं कि मशीनरी की ओवरऑल कॉस्ट क्या है, वक्तन फ़वक्तन उसकी कीमत में जो कमी आएगी या जिसमें ख़राबियाँ आएंगी वो क्या है, उसकी मेंटेनेंस क्या है और फ्यूल चार्जेस का ख़र्चा क्या है। तो ये प्रोजेक्ट की नौइयत पर हमें इन चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है कि मशीनरी या परचेज़ करनी है या रेंट आउट करनी है। हमने सबसे पहली जो मशीनरी अब एक्सकेवेशन की उसको एक्सकेवेटर कहा जाता है। एक्सकेवेटर के आगे एक ये बकेट लगी होती है जो कि हमें खुदाई के लिए और एक्सकेवेशन के कामों में मदद फराहम करती है। अब इसके मुख्तलिफ जो फंक्शन है इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक्सकेवेटर से लिए जाने वाले कामों की फहरिस्त बनाएं। तो इसमें आप ट्रेंचेस है, खुदाइयाँ उनकी कर सकते हैं, मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को गिराना है या उसके कंपोनेंट को गिराना है उसके लिए भी हमने देखा है एक्सकेवेटर की ये बकेट जो है ये काम हमारी कारआमद है। हैवी लिफ्टिंग है, काम सामान को उठाना है वगैरह वगैरह, ये हमारे सारे फंक्शंस इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो ओवरऑल किसी भी मशीनरी की परफॉर्मेंस है वो उसकी प्रोडक्शन साइकिल से डिपेंड की जाती है। यानी जब किसी भी जो प्रोडक्शन साइकिल से मुराद है कि एक्सकेवेटर ने एक लोड उठाया अपनी बकेट से, फिर उसने स्विंग किया और नेक्स्ट उसको डंप किया और वापस अपने फ्री पोजीशन में आ गया। तो ये इसका एक प्रोडक्शन साइकिल है कि एक वक्त में वो लोड उठाता है, फिर लोड को डंप करता है और दोबारा फ्री होकर लोड उठाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये इसको प्रोडक्शन साइकिल कहलाता है। जितना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें प्रोडक्शन मिलेगी और काम हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्सकेवेटर्स जो है हमारे कुछ
व्हील्स वाले होते हैं और कुछ चेन टाइप हैं। अब चेन टाइप देखने से ही हमें कॉमन सेंस है ये बात क्लियर होती है कि जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, जो अनस्टेबल है, जहाँ पर स्लाइडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमने चेन वाले एक्सकेवेटर का इस्तेमाल कर लेना है। और इसी तरह व्हील के जो एक्सकेवेटर हैं, ये नॉर्मली जो हमारी फ्लैट है, सरफेस है या प्लेन ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जो भी हमने एक्सकेवेशन का काम करना है या डंप ट्रक्स के अंदर सामान की लोडिंग करनी है, तो वहाँ पर हम जो व्हील वाले एक्सकेवेटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मशीनरी है वो ड्रैग लाइन है। अब ड्रैग लाइन इस तरह की एक मशीनरी है जिसमें एक ट्रेन टावर नुमा एक इसका कंपोनेंट है और जिसके साथ बकेट अटैच है, और ये स्प्रिंग केबल मैकेनिज्म के साथ इसकी मूवमेंट कंट्रोल हो सकती है अप और डाउन। अब बेसिकली जो ड्रैग लाइन है इसका पर्पज़ होता है नहरों की खुदाई करना या जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको हमने उसकी डिगिंग करना। तो डिगिंग जो है ग्राउंड लेवल से नीचे भी इजी नहीं होती, तो उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको इस वजह से हम ड्रैग लाइन कहते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया नहरों की खुदाई के लिए इस्तेमाल होगी, तो इसलिए ये वेट कंडीशंस के अंदर बेहतरीन के जो है वो हमारा इस्तेमाल हो सकता है ये वाली मशीनरी। अब ड्रैग लाइन के इस्तेमाल के अंदर कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सजेशन है कि जो बकेट के जो टीथ हैं जिन्होंने एक्सकेवेशन में मदद फराहम करनी है, उसको हमें चाहिए कि अच्छी हालत में रखना चाहिए। उसकी जो केबल है उसमें डर्ट और जो गर्दा गुबार है उससे बचा के रखना चाहिए ताकि जो मूवमेंट है बकेट की वो इजी हो सके। ओवरऑल जो मशीन है इसको हमने लेवल सरफेस के ऊपर ही रोकना है ताकि हमारा जो बैलेंस है इस बकेट का वो ख़राब ना हो सके। इसके भी फ़ायदे अभी हमने डिस्कस कर लिए कि अंडरग्राउंड जो डिगिंग, अंडर वाटर जो डिगिंग के काम होते हैं यानी खुदाई के जो काम है वो हमें ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर की मदद से मुकम्मल किए जा सकते हैं। और इसी तरह इसके जो नुकसानात हैं उसके अंदर जो सबसे मेजर है कि टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बूम मीन्स टू डिक्रीज द साइज ऑफ बकेट, यानी मैं उसकी अगर ओवरऑल लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बकेट का साइज कम करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है बकेट का साइज बढ़ेगा ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी के अंदर इश्यूज आएंगे, तो इस वजह से उसकी लेंथ को कम रखना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मशीनरी है वो डोज़र है, जिसको हम नॉर्मली बुलडोज़र का भी नाम देते हैं। बुलडोज़र आप सब जानते होंगे कि ज़मीन की लेवलिंग के अंदर हमें मदद फराहम करता है, या किसी भी जगह की हमने कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो झाड़ियाँ हैं उनसे उनकी सफाई के अंदर जो मशीन हमें मदद फराहम करेगी उसको हम बुलडोज़र कहते हैं। अब बुलडोज़र उसकी ब्लेड जो आगे उसके दरमियान में लगा है उस टाइप पर इसकी कैटेगराइज किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। अब कुछ बुलडोज़र हैं जिनका ब्लेड बिल्कुल सीधा लगा है और कुछ डोज़र हैं जिनका ब्लेड एक इंक्लाइंड है, एक एंगल के ऊपर लगा हुआ है। नॉर्मली उस एंगल को 65 डिग्री तक लिमिट किया गया है। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी जो नीचे मशीनरी बॉडी लगी हुई है उस टाइप पर डिपेंड कर सकता है, यानी क्रॉलर चेन वाला भी और व्हील वाला भी बुलडोज़र इस्तेमाल हो सकता है। जैसा हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि पहाड़ी इलाका जाता हूँ तो चेन वाला इस्तेमाल होगा और फ्लैट सरफेस होगी तो व्हील जो ट्रैक्टर है व्हील माउंटेड है वो उस टाइप का इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह इसके डिफरेंट अभी पर्पस को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मशीनरी है बैक हो। अब बैक हो इस वजह से इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये बैक साइड पर भी इसके एक बकेट लगी है जो कि हमें डिगिंग के भी काम आ सकती है और एक्सकेवेशन का भी काम हम कर सकते हैं। अब इसका मतलब है इसमें दो पार्ट्स लगे हुए हैं, यानी एक फ्रंट से भी बकेट अटैच है और बैक साइड से भी है, तो ये इसमें ओवरऑल काम करने की जो सलाहियत है उसमें काफ़ी इजाफा किया जा सकता है। उसके बाद ग्रेडर। अब ग्रेडर जो मशीनरी है इसका मतलब है कि
मोस्टली आप लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी जगह की लेवलिंग करनी हो, तो ये मैं ब्लेड की बात कर रहा था कि ये वाला ब्लेड इसका अगर 90 डिग्री पर या एक स्ट्रेट लगा हुआ है तो सिंपल डोजर के लाएगा, और अक्सर हालात में ये हमारा एक इंक्लाइंड भी एंगल की फॉर्म में होता है। तो बेसिक पर्पज़ इसका ज़मीन की लेवलिंग करना ही है। उसके बाद रोड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने रोलर को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ टाइप के रोलर्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट जो साइड कंडीशन हैं उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करने पड़ते हैं। उनमें जो मेजर टाइप्स हैं वो स्मूथ व्हील है, न्यूमेटिक व्हील, शीप फुट रोलर और वाइब्रेटरी रोलर है। अब स्मूथ व्हील का मतलब है उसके जो व्हील हैं, उसके आगे जो ड्रम लगा है वो बिल्कुल स्मूथ है, उसके अंदर कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनी हुई या कोई और रुकावटें नहीं बनी हुई। तो इनका जो नॉर्मली वज़न है 3 व्हील जो रोलर है वो 8 से 10 टन है, और नॉर्मली हम इन को रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस टाइप के ये स्मूथ व्हील रोलर है, इनका व्हील जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। इसके बाद न्यूमेटिक टायर रोलर। अब इसके जो टायर हैं इसमें खासियत है कि इसके जो पिछले व्हील्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो उन्हीं सरफेस पर ही ट्रैवल करते हैं जहाँ पर उनका फ्रंट व्हील मूव करे, यानी इनमें जो व्हील्स की मूवमेंट है, एक्सल की जो मूवमेंट है वो दोनों साइड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। यानी ये वाला व्हील भी मूव करेगा, ये भी करेगा, जहाँ से ये वाले व्हील गुजरेंगे वहाँ से बैक साइड के व्हील भी गुजरते चले जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। उसके बाद शीप फुट रोलर है। अब शीप फुट रोलर के अंदर जो ड्रम है वो तो हॉलो है, लेकिन उसकी जो टॉप का सरफेस है उसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं, उनमें उभरी हुई सतह होती है। इसी वजह से इनको शीप फुट का नाम दिया गया, क्योंकि इसके जो निशानात हैं जैसे भेड़ के पाँव हैं वैसे ही उभरी हुई सतह इसके ऊपर दिखाई दे रही है, इस वजह से इसको शीप फुट रोलर का नाम दिया गया है। अब इनमें भी मुख्तलिफ लंबाइयाँ आती हैं और मुख्तलिफ इनका वज़न है जो कि 3 टन और 4.5 टन तक वेरी करता है, जो कि डिफरेंट साइड कंडीशन के हिसाब से हमने डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद वाइब्रेटरी रोलर। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर रोलर चलता हुआ देख रहे हैं और आपको थरथराहट, एक वाइब्रेशन सी फील होती है। तो वाइब्रेशन वाले रोलर भी फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, और जहाँ पर हाई लेवल कॉम्पैक्शन दरकार हो वहाँ पर हम वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखने में ये जो सादा रोलर है वैसे ही दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी है, यानी ज़ाहिर है हमने साइट के ऊपर डिफरेंट जो मटेरियल है उनकी लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करना है। तो उसके लिए सबसे जो मेजर इक्विपमेंट है वो हमारा एक डंपर है। डंपर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, जिसको डंप ट्रक भी कहा जाता है। इसके अंदर मटेरियल और डर्ट और रेत बजरी वगैरह शिफ्टिंग का काम इस मशीनरी के अंदर किया जा सकता है। इसकी फर्दर जो है वो डिटेल आपने बुक से स्टडी कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे क्वेश्चन शेयर कर लेना है। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली, ये भी एक सिंपल कंपोनेंट है जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद वाटर बोजर, यानी पानी वाला जो बोजर है वो पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब रोड बिटुमेन की स्प्रेइंग का अमल हो तो मैनुअल भी किया जा सकता है और मशीनरी के साथ भी। मैनुअल आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक जैसे एक केन है, एक बर्तन है, उसके सामने छोटा सा होल किया जाता है और उसमें से बिटुमेन को मैनुअली स्प्रे किया जाता है। तो वो तो स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेंथ ज़्यादा है रोड की, तो वहाँ पर हम जो स्प्रेयर इस्तेमाल करेंगे उसको बिटुमेन स्प्रेयर कहा जाता है। और ये किसी भी ट्रैक्टर के साथ या किसी भी हैवी मशीनरी के बैक साइड पर अटैच किया जा सकता है, और ये जैसे जैसे गाड़ी ट्रैवल करती जाएगी ये साथ साथ बिटुमेन को स्प्रे करता चला जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इस चैप्टर का टॉपिक है वो पेवर का है।
अब पेवर एक ऑटोमेटिक एसफॉल्ट पेविंग मशीन होती है जिसके अंदर रोड की थिकनेस को भी बताया जा सकता है और रोड की जो विड्थ है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाइप की इसकी शेप है, यहाँ से एक बटन प्रेस करके इसकी थिकनेस को एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी बैक साइड के ऊपर एक डंप ट्रक इसके ऊपर एग्रीगेट को लोड करता है और इसमें एक चेन मैकेनिज्म के ज़रिए वो उस मटेरियल को आगे शिफ्ट करता है और एक प्रॉपर विड्थ के साथ वो रोड को बिछाता चला जाता है। यानी इसकी थिकनेस यहाँ से फिक्स ही रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो जैसे ही ये मटेरियल फिनिश हो जाएगा, नया डंप ट्रक इसके साथ आकर लग जाएगा और ये रोड पेविंग का अमल इस तरह साथ साथ जारी रहेगा। इसी हवाले से ही मैं आपको कुछ पिक्चर हैं और वीडियो शेयर करूँगा जो कि मैंने अपने घर के सामने घर बनते हुए सेव की थी, उनमें से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर। अब छोटे लेवल की मिक्सिंग हो तो आप लोगों ने देखा है कि मिक्सर मशीन से ही हम लोग मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन का अमल भी करना हो कि कंक्रीट तैयार भी करनी है, मिक्स भी करनी है, तो ये इसी के अंदर ही ड्रम की रोटेशन का मैकेनिज्म भी लगा हुआ है। यानी मटेरियल प्रिपेयर भी हो रहा है और वो साथ साथ आगे उसकी पोरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हो सकता है। तो इसको कंक्रीट जो ट्रांजिट मिक्सर है उसका नाम दे दिया गया है। अब जाहिर है कंक्रीट की जब हम पोरिंग करेंगे तो आरसीसी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि उसकी वाइब्रेशन भी ज़रूरी है, यानी उसके अंदर जो वॉइड्स हैं, जो खला है, उसको ख़त्म कर लिया जाए। तो ये मैनुअली डीजल ऑपरेटेड है, इस मशीन को चलाया जाता है। तो इसमें से इस पाइप को कंक्रीट के अंदर पोर किया जाएगा तो ये वाइब्रेशन की वजह से उसके जो वॉइड्स हैं, जो स्पेसेस हैं, उनको कम करेगा और ओवरऑल उसकी डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। इस लेक्चर में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ पर क्लोज होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।